हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM। आज के वीडियो में हम बात करते हैं ज्ञानदूत द्वितीय प्रोग्राम के अंतर्गत आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आज हम बात करेंगे। टॉपिक है अपना आज का मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या है, मुद्रा के अवमूल्यन के उद्देश्य क्या होते हैं, अवमूल्यन की सफलता की शर्तें अथवा सीमाएं क्या रहेंगी, कंडीशंस फॉर सक्सेस ऑफ डिवैल्यूएशन एंड इट्स लिमिटेशंस। तो आइए बात करते हैं डिवैल्यूएशन आखिर क्या होता है। देखिए, डिवैल्यूएशन की जहाँ तक बात करें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में कंपटीशन में भी सवाल पूछे जाते हैं, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए बात करते हैं अवमूल्यन क्या होता है। हाँ, सब देखते हैं अवमूल्यन का अर्थ। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के रूप में जानबूझकर कम कर देता है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप देश की मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्राओं के रूप में घट जाती है। देखिए, जब भी कोई देश अपने देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देशों की मुद्राओं के मूल्य की तुलना में कम कर दे तो इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, मुद्रा का अवमूल्यन होना। ऐसा क्यों किया जाता है ये आगे हम देखते हैं, लेकिन जब देश अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देता है तो इसका इफेक्ट होता है कि अब विदेशी लोगों को उस देश की मुद्रा पहले की तुलना में ज़्यादा मिलेगी। मान लीजिए रुपए का डिवैल्यूएशन किया गया अमेरिकी डॉलर के तुलना में। एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य मान लीजिए हम 60 रुपये के बदले में एक अमेरिकी डॉलर मिल रहा है। यहाँ पर यदि भारत अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन कर देता है तो अब मुद्रा के मूल्य में जितनी उसने कमी की है, मान लीजिए 10% की कमी करता है, तो अब वही रुपया जो उन्हें 60 रुपये में, जो वही डॉलर, एक डॉलर के बदले जो 60 रुपये मिल रहे थे, अब उन्हें मिलेंगे 66 रुपये। यानी कि भारतीय मुद्रा का क्या हो गया, मूल्य पहले की तुलना में कम हो गया और विदेशी लोग अब अपनी मुद्रा में ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकेंगे। एक डॉलर के मुकाबले जहां पर पहले वो 60 रुपये की वस्तुएं खरीद सकते थे, अब वो 66 रुपये की वस्तुएं खरीदने के लिए एबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हमने अपनी मुद्रा की मूल्य को पहले विदेशी मुद्राओं की तुलना में कम कर दिया है, उसे कहा जाता है अवमूल्यन। यानी कि अब विदेशी मुद्राएं हमें कम प्राप्त होगी पहले की तुलना में और हमारे देश की मुद्रा विदेशी मुद्राओं की तुलना में ज़्यादा देनी पड़ेगी। यही चीज़ अवमूल्यन कहलाती है। यहाँ पर देखिए अवमूल्यन के उद्देश्य। अवमूल्यन के उद्देश्यों को यदि हम देखें तो सबसे पहला देश में अवमूल्यन करने का मुख्य उद्देश्य रहता है भुगतान असंतुलन को कम करना। भुगतान असंतुलन किस प्रकार से कम होगा? देखिए, मैंने अभी बताया था मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाएगा विदेशी मुद्राओं की तुलना में। अब जब विदेशी मुद्राओं की तुलना में घटा दिया जाएगा तो इसका इफेक्ट होगा कि हमारे देश की जो वस्तुएं पहले उनको मिल रही थी, अब ज़्यादा वस्तुएं वो खरीद पाएंगे, हमारे निर्यात बढ़ जाएंगे। जब हमारे देश की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, चूँकि वो पहले से सस्ती हो चुकी हैं विदेशों में, तो उनका निर्यात बढ़ेगा और जब निर्यात बढ़ेगा, दूसरी ओर जब हम आयात करते हैं तो वो हमारे लिए महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उतने ही आयात जो हम पहले कर रहे थे, अब उनके बदले में ज़्यादा पैसा हमें विदेशी मुद्रा के रूप में देना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में हमारे आयात महंगे हो जाएंगे, जिसका इफेक्ट होगा कि निर्यात बढ़ेंगे और आयात कम हो जाएंगे। और भुगतान असंतुलन कब कम होता है? जब देश के निर्यात बढ़ते हैं और आयात कम हो जाते हैं, तो भुगतान असंतुलन कम होता है। भुगतान संतुलन कब फेवर में आएगा? जब देश के आयात कम है और निर्यात ज़्यादा है। इसका मतलब भुगतान संतुलन देश के लिए पक्ष में रहेगा। इसके विपरीत जब देश के निर्यात कम होते हैं और आयात ज़्यादा है, इसका मतलब हमें विदेशी मुद्रा ज़्यादा देनी है, हमारा भुगतान संतुलन असंतुलित अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी देश में भुगतान असंतुलन को यदि कम करना है तो वो मुद्रा के अवमूल्यन करके, इस मुद्रा के अवमूल्यन द्वारा अपने भुगतान असंतुलन को कम कर सकता है। देखिए, पढ़ देती हूँ मैं आपको। मुद्रा के अवमूल्यन से जहाँ एक और निर्यात में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है, तो वहीं दूसरी ओर आयात महंगे होने से आयातों में कमी होती है, जिससे भुगतान असंतुलन को कम करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से निर्यात ज़्यादा होंगे और आयात हमारे कम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या उद्देश्य है इसका।
निर्यात में वृद्धि तथा निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन। जब कोई देश अपने निर्यात को बढ़ावा देना चाहता है तो अवमूल्यन के द्वारा निर्यातों को सस्ता करने से निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि जब भी एक देश अपने निर्यातों को बढ़ाना चाहता है तो अवमूल्यन का एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से उसके निर्यात सस्ते हो जाएंगे, और जब निर्यात सस्ते होंगे, वस्तुएं सस्ती होंगी, उनका निर्यात बढ़ेगा और निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो एक देश का निर्यातों में वृद्धि करना, निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन देने का भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है अवमूल्यन के पीछे। अवमूल्यन इसलिए भी किया जा सकता है ताकि देश में निर्यात उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो, निर्यात उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित किए जाएं। तो इस प्रकार से ये हम इसका उद्देश्य देख सकते हैं, निर्यातों में वृद्धि करना। नेक्स्ट देखते हैं, आयातों में कमी तथा आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा। देखिए, आयातों में कमी किस प्रकार से होगी। मैंने अभी बताया कि जब हम अपनी देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देते हैं, इसका इफ़ेक्ट होगा कि अब विदेशी मुद्रा हमारे लिए महंगी हो गई है, और जब विदेशी मुद्रा महंगी हो गई है तो हमारे आयात भी महंगे होंगे, और जब आयात महंगे होंगे तो धीरे धीरे उनमें कमी की जाएगी, तो आयात कम हो जाएंगे। दूसरी ओर आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? देखिए, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ समझना आवश्यक है। यहाँ पर आयात प्रतिस्थापन का मतलब है जो वस्तुएं हम बाहर से आयात कर रहे हैं, जिन भी वस्तुओं का आयात करते हैं, उन्हें आयात नहीं किया जाकर अपने ही देश में उन वस्तुओं का प्रोडक्शन स्टार्ट करना, ये कहलाता है आयातों को प्रतिस्थापित करना। यानी कि वस्तुओं का आयात नहीं किया जाए बल्कि उनका प्रोडक्शन अपने ही देश में शुरू कर दिया जाए, तो इसको आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। तो जब आयात महंगे होंगे तो सरकार इस प्रकार से के उपाय अपनाएगी ताकि वही उद्योग जो हम वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, उन उद्योगों की स्थापना देश में की जाए, तो हमारे आयात भी कम हो जाएंगे और देश में रोजगार भी जनरेट होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई देश आयातों में कमी करना चाहता है तो अवमूल्यन के द्वारा आयातों को महंगा कर आयातों को घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका भी एक इफेक्ट होगा कि भुगतान संतुलन हमारा पक्ष में आ सकता है। भुगतान संतुलन में जो असंतुलन था उसको कम किया जा सकता है। तो जब एक देश को मुख्य उद्देश्य है आयातों में कमी करना या अपने देश में ही उद्योगों की, नई उद्योगों की स्थापना करना, तो ऐसी सिचुएशन में वो अवमूल्यन का सहारा ले सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, क्या उद्देश्य है? विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि विदेशी पूंजी का प्रवाह हमारे देश में हम करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पूंजी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी मुद्रा का अवमूल्यन किया जा सकता है। देखिए आप, मुद्रा के अवमूल्यन से विदेशी पूंजी विनियोगों तथा विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि अवमूल्यन के कारण विदेशी पूंजी निवेशकों की पूंजी का मुद्रा के रूप में मूल्य बढ़ जाने से वह देश में पूंजी लगाने को आकर्षित होते हैं। चूँकि विदेशियों की पूंजी का मूल्य अब बढ़ चुका है अवमूल्यन के पश्चात, तो वो देश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में जब किसी भी देश द्वारा अवमूल्यन किया जाता है तो उस देश में विदेशी पूंजी विनियोग बढ़ जाते हैं, विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ जाता है। विदेशी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस देश में पूंजी लगाएंगे, क्योंकि अब उनकी पूंजी महंगी हो चुकी है, पहले की तुलना में उनकी पूंजी की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से यदि कोई देश विदेशी पूंजी बढ़ाना चाहता है, अपने देश में विदेशी पूंजी का इन्वेस्ट बढ़ाना चाहता है, तो वो वो अवमूल्यन का सहारा लेता है। हमारे देश में जब 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, 1 जुलाई और 3 जुलाई को 2 चरणों में, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था वहाँ पर कि हमारे निर्यात बढ़ें और विदेशी पूंजी का प्रवाह हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। उसके पीछे मेन ऑब्जेक्ट यही था कि चूँकि आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर 1991 में LPG पॉलिसी सरकार द्वारा अपनाई गई थी। LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति। तो इस पॉलिसी को, अपनी इस नीति को अपनाने में सरकार चाहती थी कि उसे विदेशी मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो चुकी है। हमारे विदेशी मुद्रा के कोष उस समय कम हो चुके थे, इसलिए भारतीय रुपए का 1991 में अवमूल्यन किया गया था। तो एक विदेशी पूंजी को बढ़ाना भी इसके पीछे एक मेन ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, तस्करी पर रोक।
जो तस्करी की जाती है, यानी कि ऐसा माल जिस पर कोई टैक्स नहीं चुकाया गया है, बिना टैक्स के जब वो वस्तुएं देश में आती है विदेशों से, तो वो तस्करी कहलाती है। तो यहाँ जो चोरी छिपे आ रही है, जिन पे कोई टैक्स नहीं है, छुपा के उनको लाते हैं, ये तस्करी कहलाती है। तो भारत में मुद्रा के अवमूल्यन का मुख्य कारण सोना, विदेशी माल और इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाना था, क्योंकि अवमूल्यन से तस्करों के लाभ मार्जिन में गिरावट होती है। देखिए, मेन तस्करी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तस्कर ये करते हैं कि वो जो टैक्स नहीं चुका रहे हैं, चोरी छुपे जो माल ला रहे हैं, उस पर टैक्स को बचा के अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सरकार चाहती है कि तस्करी पर रोक लगाई जाए, और तस्करी में मुख्य रूप से हम सभी देखते हैं, रोज़ पढ़ते हैं अखबार में, सोना या विदेशी माल का मुख्य रूप से बाहर से तस्करी के रूप में तस्करी की जाती है उनकी। तो यहाँ पर जब सरकार चाहती है कि तस्करी पर रोक लगाई जाए, इन वस्तुओं का रोका जाए तस्करी पर के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में वो अवमूल्यन कर सकती है अपनी मुद्रा का। और अवमूल्यन से क्या होगा? उनके लाभ घट जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की मुद्रा सस्ती हो चुकी है पहले की तुलना में, तो तस्करों के लाभ कम हो जाएंगे। और जब उनके लाभों में गिरावट होगी तो वो तस्करी करने के लिए हतोत्साहित होंगे, डीमोटिवेट होंगे। तो इस प्रकार से जब तस्करी पर रोक लगाना हो, तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी अवमूल्यन का सहारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, विदेशी ऋणों की प्राप्ति। जब सरकार किसी प्रकार के कोई विदेशी ऋण लेना चाहती है, तब भी वो अवमूल्यन कर सकती है। यहाँ पर देखिए, जब कोई देश विदेशी ऋणों को बढ़ाना चाहता है तो अवमूल्यन किया जाता है, ताकि विदेशी ऋण देने में प्रोत्साहित हों। क्योंकि अब विदेशियों को पता है कि मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, उनकी मुद्रा पहले की तुलना में महंगी हो चुकी है, हमारे देश की मुद्रा पहले की तुलना में सस्ती हो चुकी है, तो जो ऋण देंगे उनकी राशि अपने आप उनके लिए बढ़ जाएगी उनकी मुद्रा के रूप में। तो यहाँ पर विदेशी प्रोत्साहित होंगे विदेशी मुद्रा के रूप में ऋण देने में। तो जब विदेशी ऋणों की प्राप्ति करनी हो, ऐसा कोई सरकार का ऑब्जेक्ट है कि वो ऋण प्राप्त करना चाह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में मुद्रा का अवमूल्यन किया जा सकता है। तो ऋणों की प्राप्ति करने का भी एक मुख्य उद्देश्य इसके पीछे हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, घरेलू उद्योगों को संरक्षण। यहाँ पर देखिए, संरक्षण का मतलब है कि देश के उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना। यहाँ पर मुख्य कारण क्या है संरक्षण का? देखिए, क्या होता है कि जो विदेशी वस्तुएं हैं या विदेशी उद्योग हैं, वो बहुत लार्ज स्केल पर स्थापित किए जाते हैं, नई तकनीक उनमें उपयोग ली जाती है, बड़े उद्योग हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग में ली जा रही है। इसका इफेक्ट होता है जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, वृहद स्तर पर उत्पादन होता है, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि उनकी उत्पादन लागत कम आती है, और जब उत्पादन लागत कम आती है तो उनकी कीमतें भी कम रहती है। दूसरा इफेक्ट ये है कि उनके द्वारा जब प्रोडक्शन किया जाता है तो नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है उसमें, और नई तकनीक का उपयोग करने से उनकी जो वस्तु की क्वालिटी है वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में जब उपभोक्ता को कोई भी वस्तु कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की मिलती है, तो वो वही चीज़ लेने के लिए तत्पर रहता है। और जब हमारा देश ये चाहता है, देश की सरकार ये चाहती है कि हमारे देश के उद्योगों को इन वस्तुओं, इन विदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाया जाए, क्योंकि हमारे देश में जब हमारे देश में अभी उतनी उन्नत टेक्नोलॉजी उपयोग में नहीं ली जा रही है जितनी विदेशों में, तो इसका इफेक्ट होता है, और प्रोडक्शन का स्केल भी उनके अनुपात में कम बढ़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी उत्पादन लागतें बढ़ी हुई रहती है। ऐसी सिचुएशन में हमारे उद्योगों जो घरेलू उद्योग हैं, उनकी वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है, और अधिक होने के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा में उनकी वस्तुएं टिक नहीं पाती। तो यहाँ पर जब सरकार का ये ऑब्जेक्ट है कि वो अपने देश के उद्योगों को प्रोत्साहित करे, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें संरक्षण देना आवश्यक है, और संरक्षण देने के लिए सरकार मुद्रा का अवमूल्यन कर सकती है। यहाँ पर देखिए आप, अवमूल्यन का क्या इफेक्ट होगा। जब कोई देश अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देना चाहता है, तो अवमूल्यन के द्वारा विदेशी माल के आयात को महंगा कर देने से घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब सरकार अवमूल्यन कर देती है तो इसका इफेक्ट ये होता है कि विदेशी माल महंगा हो गया है, और जब विदेशी माल महंगा हो गया तो आयात अपने आप कम हो जाएंगे। उन वस्तुओं की जो कीमतें कम थी
वो अपने आप ज़्यादा महंगी पड़ने लगेंगी, क्योंकि अवमूल्यन हो गया तो विदेशी मुद्रा हमारे लिए महंगी हो गई है। यहाँ पर जब आयात महंगे हो जाएंगे तो इसका इफेक्ट ये होगा कि अब घरेलू उद्योग हमारे पनपेंगे, घरेलू उद्योगों की वस्तुएं ज़्यादा क्रय की जाएगी। तो जब अपने देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना हो तब भी सरकार डीवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन का सहारा ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम इसमें टॉपिक देखते हैं अवमूल्यन की सफलता की शर्तें अथवा सीमाएं। अवमूल्यन कब सफल होगा, यानी कि अवमूल्यन हर परिस्थिति में सफल हो ये आवश्यक नहीं है। उसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि जो कुछ पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो लागू होंगे, वो पॉइंट्स वो नीतियाँ सरकार अपनाएगी, तभी उसकी अवमूल्यन की नीति सफल हो सकती है, अथवा अवमूल्यन की नीति सफल नहीं हो सकती। तो अवमूल्यन किन परिस्थितियों में सफल हो सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कीमतों पर प्रत्यक्ष और प्रभावी नियंत्रण। अवमूल्यन तभी सफल हो सकता है जब देश में कीमतों पर प्रत्यक्ष और प्रभावी नियंत्रण हो। यदि अवमूल्यन के पश्चात भी कीमतें बढ़ जाती है तो अवमूल्यन का कोई अवमूल्यन को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। कारण अवमूल्यन का उद्देश्य था कि निर्यात बढ़े, लेकिन जब कीमतें बढ़ गई हैं तो वैसे ही निर्यात हमारे नहीं बढ़ पाएंगे, निर्यात वही रह जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो अवमूल्यन का उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते थे वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं हम। अवमूल्यन तभी सफल हो सकता है जब देश के निर्यात उद्योगों के उत्पादन की लागत एवं कीमतों में वृद्धि नहीं हो, ताकि निर्यातों में वांछित दर से वृद्धि हो सके और उनमें रोजगार और उत्पादन में वृद्धि कर भुगतान असंतुलन में सुधार हो सके। देखिए अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य ये था कि निर्यात हमारे बढ़े, लेकिन अगर कीमतें बढ़ गई तो वो निर्यात बढ़ाने का उद्देश्य हमारा सफल नहीं हो पाएगा। और जब निर्यात नहीं बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ाना और उत्पादन वृद्धि का जो उद्देश्य था वो भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि यदि आप अवमूल्यन कर रहे हैं तो कीमतों पर नियंत्रण रखें, कीमतों को बढ़ने नहीं दें। जब कीमतें नहीं बढ़ेंगी तभी हमारे निर्यात बढ़ पाएंगे और हम अवमूल्यन के उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। तो यहाँ पर कीमतों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देश में निर्यातों के उत्पादन में वृद्धि की पर्याप्त क्षमता, यानी कि अवमूल्यन तो हम कर रहे हैं कि निर्यात हमारे बढ़ाएं, निर्यात बढ़ जाए, इसके लिए हमने देश की मुद्रा का मूल्य तो घटा दिया, लेकिन हमारे पास निर्यातों में वृद्धि की क्षमता नहीं है, हमारे पास उद्योग नहीं है, हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो उद्देश्य हमारा असफल हो जाएगा। जो हमने अवमूल्यन किया है वो बेकार गया। तो यहाँ पर अवमूल्यन की मैं थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अवमूल्यन की सफलता के लिए देश में निर्यातों के उत्पादन में वृद्धि की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए और विदेशों में निर्यातों की मांग लोचदार होनी चाहिए। अवमूल्यन की नीति उन देशों के लिए उपयोगी एवं सफल सिद्ध होती है जिनमें निर्यातों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम निर्यात नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमारा अवमूल्यन करना कोई सफल नहीं होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे देश में इतनी कैपेसिटी हो कि हम निर्यात से संबंधित उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि कर सकें और साथ में हमारे जो वस्तुएं हैं उनकी मांग भी लोचदार होनी चाहिए कि जैसे ही हमने अवमूल्यन किया उनकी मांग में वृद्धि हो गई। तो जब लोचदार होगी मांग तभी देश के निर्यातों में वृद्धि होगी और हम अवमूल्यन के असली उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, अवमूल्यन हमारा सफल हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। देखिए किसी भी चीज़ की सफलता के लिए ये आवश्यक है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई काम कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमें मिले। अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं मिलता तो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर अवमूल्यन के लिए देखते हैं हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। अवमूल्यन की सफलता विदेशी व्यापार में भाग लेने वाले देशों के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। यदि सब देश बदले की भावना से प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन करने लगे तो यह एक खतरनाक खेल साबित होगा।
यहाँ पर देखिए कि हमने अपने देश की मुद्रा का मूल्य गिरा दिया है, अवमूल्यन कर दिया, बदले में सामने वाला देश भी अपनी मुद्रा का मूल्य गिरा दे या अवमूल्यन कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे अवमूल्यन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता वहाँ पर। तो ये आवश्यक है कि विदेशी जो प्लेटफॉर्म है या जो अन्य देश हैं फॉरेन के, अन्य कंट्रीज़ हैं विदेशी, वो हमारा सहयोग करें, उसमें बदले की भावना से वो अपनी देश की मुद्रा का अवमूल्यन नहीं करें। तो यहाँ पर अवमूल्यन का उद्देश्य सरकार का तभी सफल हो सकता है जब अन्य देश मिलकर उनका सहयोग करें, साथ में द्वेष की भावना रखते हुए अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन वो नहीं करें, तो अवमूल्यन का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। तो अवमूल्यन की सफलता की एक मुख्य शर्त ये भी है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जाए। यहाँ पर मुद्रास्फीति क्या है, मैं फिर से बताना चाहूँगी आपको। मुद्रास्फीति का मतलब है जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, तो या तेजी की स्थिति जो है, कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन मांग की तुलना में उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा, लोगों की आय बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और उसका इफेक्ट होता है मांग बढ़ रही है और कीमतें लगातार बहुत हाई स्केल पर, बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति कहलाती है। ऐसी सिचुएशन में आप देखिए अवमूल्यन तभी सफल होगा जब अवमूल्यन के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण हो। कारण क्या है कि मुद्रास्फीति की स्थिति कीमतों में वृद्धि को उत्पन्न कर देगी, और जब देश में कीमतों में वृद्धि हो गई है, दूसरी ओर मुद्रास्फीति के अंतर्गत देश की आंतरिक मांग में वृद्धि होगी। जब आंतरिक मांग में वृद्धि हो गई है तो निर्यात नहीं बढ़ पाएंगे, निर्यात के लिए हमारे पास वस्तुएं अवेलेबल नहीं हो पाएगी। दूसरा, कीमतें बढ़ गई है वस्तुओं की, तो जब कीमतें बढ़ गई है तो विदेशी प्रतिस्पर्धा में हमारी वस्तुएं वैसे ही नहीं टिक पाएंगी, तो निर्यात हमारे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर सरकार का मुख्य उद्देश्य यदि ये है कि वो निर्यातों में वृद्धि करे, भुगतान असंतुलन को दूर करे, इसके लिए यदि उन्होंने अवमूल्यन किया है तो उन्हें साथ में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना होगा, और जब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जाएगा तो ही अवमूल्यन के उद्देश्य को सरकार प्राप्त करने में सफल हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने ये देखे कि अवमूल्यन का क्या प्रभाव होता है, अवमूल्यन के क्या उद्देश्य होते हैं और अवमूल्यन क्या होता है। अब इसमें आपको किसी भी प्रकार का अवमूल्यन का टॉपिक तो अपना यहाँ समाप्त होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का आपको क्वेरी है, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है टॉपिक से संबंधित, तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई आपको सुझाव देने हैं, तो हमारा आयुक्तालय का नवाचार और कौशल विकास विभाग हमेशा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो आप ये इस दिए गए एड्रेस पर आप संपर्क कर सकते हैं, उसके द्वारा आप अपनी किसी भी प्रकार की सलाह, सहयोग या जो भी आपकी क्वेरी है वो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए यहीं समाप्त करती हूँ अपनी बात को। थैंक यू वेरी मच।